नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत सबसे पहले बात 5,000 की उधारी नहीं चुकाने और तगादा करने पर हुए विवाद की, जहां विवाद के बाद रायपुर के गुड़ियारी इलाके में एक नाबालिग लड़के की हत्या हो गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी भी नाबालिग हैं। तो विकास नगर में रहने वाले वेल्डिंग कारोबारी के बेटे से गोगांव निवासी गांजा तस्कर के बेटे ने 5,000 रुपए उधार लिए थे। 6 महीने पहले हुए इस लेन देन के बाद वेल्डिंग कारोबारी का बेटा अपने रुपए वापस मांग रहा था और इसी बात पर उनके बीच विवाद हुआ और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। इसी के बीच गांजा तस्कर के 17 साल के बेटे और उसके दोस्त पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे एक की मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गुड़ियारी अंतर्गत झंडा चौक के पास एक घटना हुई है, जिसमें दो नाबालिग बच्चे थे, जिन पर दो लोगों के द्वारा, जो दो दोस्त हैं, उनके द्वारा 5,000 रुपए की किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई है, जिसका नाम है नरेश धीवर, और दूसरा जो बालक है वो घायल अवस्था में है, वही उपचार किया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, पुलिस जरूर कह रही है कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, सवाल यह भी है कि वो आरोपी नाबालिग भी हैं, लेकिन चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और सबसे ज्यादा जो 12-13 साल से लेकर 25 से 35 साल के जो युवा है वो सबसे ज्यादा इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार शहर में हो रही है। पुलिस जरूर कह रही है कि हम अपराध पर लगाम लगाएंगे, यहां तक कि सरकार भी अपराध पर लगाम लगाने की बात करके अपनी पीठ थपथपा चुकी है। आखिर कब ये अपराध रुकेंगे, कैसे इसे रोकना है? क्या कोई समाज सेवी संस्था भी आगे आएगी या किसी NGO के साथ जुड़कर काम करेंगे? सवाल यह है कि अपराध लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे काफ़ी चिंतनीय विषय राजधानी रायपुर में ये चाकूबाजी का जो एक विषय बन गया है, काफ़ी चिंता का विषय लोगों के लिए। चौक चौराहों पे इस बात की चर्चा हो रही है कि आजकल किसी से भी एक मामूली बातों पे अगर कुछ बात हो जाती है तो चाकू मार दिया जाता है, और बेखौफ जो है ये आरोपी जो लोग हैं वो आसानी से बड़े बड़े चाकू जो हैं, बटन खटकेदार चाकू जो हैं, वो लेके आसानी से घूम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो पुलिस की जो एक पद्धति होती थी रोको और टोको की, गश्त होता है, पेट्रोलिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ अगर नहीं होता है तो रोको और टोको नहीं होता है, जो एक बहुत ही कामयाब पद्धति मानी जाती थी पुलिस में। जो पिछली अगर पुलिस की बात करें पुलिस का, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से ये जो आरोपी हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि सामने से अगर पेट्रोलिंग निकल जाएगी, पुलिस जवान निकल जाएगा, पुलिस अधिकारी निकल जाएगा, तो वो चाकू जो है वो कमर में रखे हुए आसानी से उनसे आसानी से जा सकता है। उसी के चलते जो ये घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से आज भी एक बहुत ही एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, जो कि कह सकते हैं कि देर शाम ये घटना हुई है, जहां काफ़ी चहल पहल थी, वहां पे एक ये चाकूबाजी की घटना सामने आई है। हालांकि उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो मारने वाले भी नाबालिग थे, और जिनको चाकू लगाए जिसमें उनकी मौत हुई है वो भी नाबालिग थे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में नाबालिग भी आसानी से चाकू पा ले रहे हैं, घर रख के घूम ले रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुल यहाँ पे बेखौफ हो चुके हैं कि उनको ये मालूम है कि कोई उनको रोक टोक नहीं होगी, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनकी तलाशी नहीं करेगा। तो कुल मिला के वो लोग बेखौफ होके किसी को भी, और इसमें सबसे बड़ा एक कारण आता है यहाँ पे कि नशा, जैसा कि खुद IBC 24 पिछले जो है 3 महीने कंटिन्यू उसने दिखाया है, नशे के खिलाफ जो वारदातें जो हुई हैं उनके बारे में दिखाया है। तो उसी के चलते ये भी यहाँ पे भी जो आज की घटना हुई है गुड़ियारी में, वहाँ पे भी ये नशा सबसे बड़ा एक कारण है। क्योंकि जो आरोपी हैं, जिसमें विशाल सोना जो नाम आया है, जिसका जो बालिग आरोपी है वो, और उसका एक जो नाबालिग साथी है, उसके द्वारा पहले शराब पी गई है। शराब पीने के बाद वो जो आरोप जो थे, जो मृतक था और जो घायल था, वो दोनों सगे भाई हैं। उनका पैसों का सिर्फ मामूली से 5,000 रुपए के मामूली से विवाद को लेके इनके बहस चल रही थी। पिछले 3 महीने से इनमें विवाद चल रहा था। तो इस बात की जानकारी भी पुलिस के पास नहीं आना, स्थानीय पुलिस के पास नहीं आना, निश्चित तौर पे काफ़ी इंटेलिजेंस पे एक सवाल उठता है। क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं था, क्योंकि आपस में गुड़ियारी कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, एक बड़ा थाना क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये जानकारी नहीं मिलना और विवाद, क्योंकि छोटे छोटे विवाद पे ही बड़े बड़े वारदातें हो जाती है। तो उसी के चलते
ये छोटे से एक विवाद पे एक बड़ी वारदात यहाँ पे सामने आई है कि एक युवक की जान चली गई है एक मामूली से 5,000 रुपये जो के लेन देन को लेके। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इसमें पुलिस दावे ज़रूर करती है, गश्त होता है, पेट्रोलिंग होता है, लेकिन जैसा कि सवाल ये भी उठता है कि पुलिस इस तरह से कह रही थी कि जो दुकानें हैं जहां इस तरह के चाकू बिकते हैं या इस तरह के हथियार बिकते हैं, या ऑनलाइन भी ये हम सुन रहे थे कि जो चाकू बिकते हैं खटकेदार, उसको लेकर भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी। अभी तक किसी शॉप पर, दुकान पर यहाँ ये खबर सुनने को मिली है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, चाकू जब्त किए हैं? विजय जी, यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पुलिस ने जो पिछले दिनों अगर एक कार्रवाई ये करी थी कि जो शहर की जो कई दुकानें थी जो ये ऑनलाइन ये जो खटकेदार चाकू बेचते थे, धारदार हथियार बेचते थे, उन पे ज़रूर अंकुश लगा पाई थी, लेकिन जो ऑनलाइन जो आसानी से जो साइटें हैं, ऑनलाइन साइटें, उन पे बहुत आसानी से जो है उस पर ये जो चाकू जो है, हथियार जो है पा ले रहे हैं। उन्हीं साइट्स पे अगर आप रिवॉल्वर की डिमांड करते हैं तो वहाँ पे लाइसेंस की के फॉर्म होता है कि लाइसेंस भर के लाइसेंस वाला कॉलम होता है, लेकिन अगर चाकू की आप मांग करते हैं तो तत्काल वो एक्सेप्ट करते हैं ऑनलाइन। तो उसी बात को लेके पुलिस ने एक प्रयास ज़रूर किया था कि जो इन ऑनलाइन जो साइट्स हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के फटकार दी थी, उनको समझाइश दी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर धरातल पर अगर उसकी वस्तु स्थिति देखेंगे तो वो पूरी तरह से खोखली नज़र आई है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी ऑनलाइन जो चाकू है वो आसानी से नाबालिग तक मिल जा रही है, तो अब इसमें पुलिस को और कड़े कदम जो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो प्रयास किया था वो विफल रहा। अब पुलिस को इन ऑनलाइन जो साइट्स हैं उनके प्रतिनिधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आसानी चलिए नजर बनाए रखिएगा तहसीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और साथ ही साथ सवाल ये कि जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं या उन्होंने इस बारे में संज्ञान लिया है, तो कम से कम जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पेट्रोलिंग और साथ ही साथ ऐसे इलाकों में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर भी कसावट की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अभिभावकों ने फीस में रियायत की मांग की थी। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए फीस में छूट दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब फीस का 100% भुगतान करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को पूरे साल की फीस को चुकाने के लिए थोड़ी राहत भी दी है। ये फीस 6 किश्तों में चुकाई जा सकेगी। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश भी यहां है कि प्राइवेट स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकेंगे। उन्हें छात्रों से साल 2019-20 में तय की गई फीस के हिसाब से ही वसूली करनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि जो अभिभावक फीस नहीं दे पाए हैं उनके बच्चों को परीक्षा या क्लासेस से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। स्कूल फीस वसूली के लिए उन पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। और भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों के परिसीमन के विवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि परिसीमन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जनसंख्या और भौगोलिक संरचना के आधार पर परिसीमन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। साथ ही परिसीमन के जारी रहने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं आपत्ति करने वाले बीजेपी नेता इस मामले को हाईकोर्ट की डबल बेंच में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिसीमन के प्रारंभिक प्रकाशन में 4 नए वार्डों के नाम ही नहीं थे। सीधे अंतिम प्रकाशन में यह बताया गया कि ये 4 नए वार्ड होंगे। हालांकि याचिकाकर्ताओं के सभी आपत्तियों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजनीतिक रूप से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो जनगणना है जो उसको इधर उधर करने का प्रयास किया गया था और बहुत सारी विसंगतियां थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने काफी मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखा था। पर आज फैसला जो आया है वो हमारे पक्ष में नहीं आया और इसीलिए अब हम डबल बेंच में इसकी अपील करने की तैयारी कर रहे हैं वकील से डिस्कस करके। और छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी काफी जद्दोजहद के बाद घोषित कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 2 महामंत्री, 5 उपाध्यक्ष और 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। कांकेर के टेकेश्वर जैन और सूरजपुर के रितेश गुप्ता को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। रायपुर के अमित मेसरी और गौतम गुप्ता प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही 19 जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। इसमें संचित तिवारी रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष, उमेश घोरमोड़े प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। फिलहाल 19 जिलों में ही नियुक्ति हो पाई है। रायपुर शहर, जिला दुर्ग,
भिलाई, सूरजपुर, कवर्धा सहित 12 में से जो जिले हैं उनके अध्यक्ष के लिए किसी भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से वहां फिलहाल नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस बार युवतियों को भी, बहनों को भी बहुत ज़्यादा युवा मोर्चा में जगह दिया गया है ताकि वे आगे चलकर भाजपा का भविष्य बने। इस उद्देश्य को लेकर युवतियों की भी बड़ी संख्या में हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा में रखा है और उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, सोशल मीडिया के संयोजक, मीडिया प्रभारी, शासकीय स्वाध्याय योजना मंडल और ऐसे अनेक जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे आगे चलकर युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बोधघाट परियोजना पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार बस्तर के आदिवासियों के हित में ही फैसला करेगी। उन्होंने बोधघाट परियोजना के खिलाफ आदिवासियों के विरोध पर सरकार का बचाव किया और कहा कि बोधघाट परियोजना के लिए अभी केवल प्रस्ताव रखा गया है, इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों की 3 दिवसीय परिचर्चा में इस परियोजना का विरोध और तेज हो गया है। ग्रामीणों ने बैठक में यह फैसला लिया कि अगर सरकार 1 माह के अंदर इस परियोजना को पूरी तरह से बंद होने पर सहमत नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बैठक में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। बोधघाट परियोजना काली बात आया है, कोई उसका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है। जो बस्तर का हित में होगा, आदिवासी के हित में होगा, आदिवासी के अनुरूप कांग्रेस पार्टी फैसला करेगा। अभी बोलना जल्दीबाजी है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह का शॉर्ट श्रीफल से सम्मान किया और इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा दौरा करें। राज्यपाल ने गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया और प्रदेश के नक्सलवाद समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने गृह मंत्री की ओर से कोरोना काल में किए गए निर्णय और पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने अमित शाह को कोरोना काल में अपने किए गए कार्यों पर आधारित पुस्तिका कोरोना काल में राज्यपाल की भूमिका की एक पुस्तक भी भेंट की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था बिगाड़ने में केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए लेने हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक राशि देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लिहाजा राज्य के विकास की गति रुक गई है। सिंहदेव के मुताबिक राज्य सरकार को केंद्र से पिछले 2 साल के पेट्रोल डीजल के कर की राशि में से करीब 13,500 करोड़ रुपए लेने हैं। 14,000 करोड़ रुपए अर्धसैनिक बलों के वेतन राशि भी लंबित है। कोयले की रॉयल्टी के तौर पर मिलने वाली करीब 4,000 करोड़ की राशि भी बकाया है। साथ ही आयरन और की रॉयल्टी की भी राशि नहीं मिल रही है। केंद्र अगर ये राशि दे तो राज्य सरकार को अपनी योजनाओं के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सभी योजनाओं के लिए फंड जारी किया है, लेकिन राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पा रही है। हर 3 साल में लॉ आईएएस की रॉयल्टी बढ़ाने का प्रावधान है, तो 2014 के बाद बढ़ा ही नहीं है, 2017 में नहीं बढ़ाया, 2020 में नहीं बढ़ाया। तो इसको आप अगर जोड़ के देख लेते हैं तो 40,000 करोड़ से ज्यादा तो केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली के कारण छत्तीसगढ़ को सीधे सीधे इतने मामलों में नुकसान हो रहा है। बाकी चीज छोड़ दें। जीएसटी के विषय तो साफ हो गए हैं। जीएसटी की जहाँ कलेक्शन होते हुए वो पैसा वापस देते। अब स्वयं टीएस बाबा जी आंकड़ों के ऊपर बात करने वाला एक अच्छा सुलझे हुए नेता है, पता नहीं कहाँ आधार पे बात करना चाहते। मुझे लगता है कि ये विषय ला ठीक से प्रस्तुत करना चाहिए केंद्र सरकार के सामने। और अब बात छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के एक ऐसे कारनामा की जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, हस्तशिल्प बोर्ड ने बिना किसी प्रस्ताव, अधिकार, अनुमति के हथकरघा विभाग के लिए लाखों की फोटोग्राफी करा ली, फिर पेमेंट के लिए भारी भरकम बिल हथकरघा विभाग को भेज दिया। बिल सामने आया तो दोनों विभाग में खलबली मच गई। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के इस अनोखे भ्रष्टाचार की कहानी शुरू हुई पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान। जब सारे एम्पोरियम बंद थे तो हस्तशिल्प उत्पाद को ऑनलाइन बेचने के लिए इन उत्पादों के फोटोशूट का प्लान बना। हस्तशिल्प बोर्ड ने मार्च, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में करीब 2,500 फोटोशूट कराए।
20 लाख रुपए की इस फोटोग्राफी में तकरीबन 90% हिस्सा हथकरघा उत्पादों का करा लिया गया, जबकि हथकरघा उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लिए अलग से छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन बोर्ड मौजूद है। हथकरघा विभाग के अधिकारी तब सन्न रह गए जब उनके पास हस्तशिल्प बोर्ड की ओर से करीब 16 लाख रुपए के पेमेंट का बिल आया। ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, किंतु इसके कंसल्टेंट कौन रहे और इसमें कितने फ़ोटो शूट किए गए और उसका किस तरह से अप्रूवल लिया गया, इस बात की संबंध में कोई भी फाइल मेरे तक नहीं आई है और ना मुझे इसकी जानकारी है। पिछले अक्टूबर-नवंबर महीने में हथकरघा विभाग के एमडी चुनाव ड्यूटी पर बिहार गए थे। तब यहाँ के प्रभारी एमडी हस्तशिल्प बोर्ड के एमडी सुधाकर खलको ही थे, लेकिन तब भी हथकरघा बोर्ड इस बिल को जायज नहीं मान रहा, क्योंकि अगर उन्हें प्रमोशन के लिए फोटोग्राफी की जरूरत होती तो उसकी फाइल हथकरघा बोर्ड में चलती और प्राइस तय करने से लेकर वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जिस समय की आप बात बता रहे हैं उस समय पे जो मेरी पदस्थापना थी भारत निर्वाचन आयोग में एज ऑब्जर्वर थी और बिहार चुनाव में व्यस्त थे, तो उस समय यहाँ प्रभारी के रूप में जो एमडी थे उनकी निगरानी में जो गतिविधि हुई होगी तो उनसे जानकारी लेके ही कुछ कह पाएंगे। इस गंभीर अनियमितता के लिए तमाम सवाल अब हस्तशिल्प बोर्ड के एमडी और जनरल मैनेजर पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि हस्तशिल्प बोर्ड के एमडी सब कुछ नियम कायदों से होना बताते हैं। लॉकडाउन और कोरोना काल में प्रदर्शनियां वगैरह बंद थीं, तो ऑनलाइन सेल ही एक ऐसा रास्ता था जिसके तहत हम अपने उत्पादों को बिक्री कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जो है ये फोटोशूट वगैरह के काम किए गए थे, जिसमें प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया। बहरहाल ये पूरा मामला गंभीर आर्थिक अनियमितता की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें करीब 6 लाख रुपए का भुगतान हस्तशिल्प बोर्ड फोटोग्राफी करने वाली फर्म को कर चुका है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। आयकर विभाग की विवाद से विश्वास स्कीम को छत्तीसगढ़ में बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग और करदाताओं के बीच करीब 8,087 मामले ऐसे हैं जो विवाद में हैं। इनमें से करीब 3,265 मामले स्कीम के तहत निपटारे के लिए आए हैं, जो करीब 40% हैं। वहीं इस योजना के तहत राष्ट्रीय औसत की बात करें तो करीब 25% मामले ही निपटारे के लिए आए हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा पुराने मामलों के निपटारे और करदाताओं का विश्वास जीतने के लिए विभाग की ओर से योजना लाई गई है। योजना को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए विभाग ने इस स्कीम में आवेदन करने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च ही रखी गई है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त RK पालीवाल से इस योजना को लेकर खास बातचीत की। भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना विवाद से विश्वास, जिसमें आयकर दाताओं के आयकर विभाग से जितने भी विवाद चल रहे हैं वो किसी भी फोरम में चल रहे हों, सुप्रीम कोर्ट में विवाद हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, कमिश्नर अपील के सामने हो सकता है या ITT के सामने हो सकता है। केवल डिस्प्यूटेड टैक्स जमा कराने से उनके सब विवाद तुरंत समाप्त हो जाएंगे और उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। छत्तीसगढ़ में ये योजना बहुत ही सफल रही है, जहां लगभग 40% विवाद खत्म हो रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ RK पालीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक स्कीम विभाग चला रहा है विवाद से विश्वास स्कीम, उस पर फोकस करेंगे और क्या अब तक की स्थिति उसको लेकर बातचीत करेंगे। लगभग स्कीम को फिर से एक बार और बढ़ाया गया है, क्या रेस्पॉन्स अब तक मिल रहा है और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके शेयर करेंगे जो जानना चाहेंगे हम। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि पूरे देश में लगभग 25% विवाद ऑलरेडी इस स्कीम में सुलझने के लिए आ गए हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 30% विवाद अब तक सुलझने के लिए आ चुके हैं। केवल छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत अच्छा है, लगभग 40%। तो हमारा मानना है कि बहुत सफल योजना रही है। अगर आपके प्रदेश में 40% मामले चुटकी बजाकर सुलझ रहे हैं तो इससे अच्छी योजना कोई नहीं हो सकती। काफ़ी पुराने मामले भी इस लिटिगेशंस के जो अटके हुए थे उसको क्लियर किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू का लॉस होगा, लेकिन साथ ही साथ विश्वास भी बढ़ेगा। इस पर आप फोकस कर रहे थे। रेवेन्यू का लॉस क्यों होगा? रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। डिस्प्यूटेड अमाउंट
एक साथ आ जाएगा। हो सकता है 10 साल बाद जब मुकदमा रेवेन्यू जीतता तो थोड़ा इंटरेस्ट मिलता, लेकिन 10 साल बाद मिलता। इसमें तुरंत रेवेन्यू भी मिल रहा है, तो ये दोनों के लिए लाभकारी योजना है, राजस्व के लिए भी और टैक्स पेयर के लिए भी। कितने पुराने मामले इसमें निपट रहे हैं और विश्वास कितना बढ़ेगा, मतलब आपको लगता है इससे? विश्वास इससे अंदाज लगाओ कि 50 साल पुराने मुकदमे भी इससे निपट रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आर.के. पालीवाल जी, जो बता रहे हैं कि जो विभाग की स्कीम है विश्वास, जो स्कीम जो लाए हैं कि विवाद से विश्वास, इसका कहीं ना कहीं रिस्पांस मिल रहा है। और जो पुराने लिटिगेशंस हैं, खासकर ऐसे लिटिगेशन जो 40 साल 50 साल पुराने हैं, वो भी उनका भी निपटारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे विभाग के प्रति लोगों में, यानी टैक्स पेयर्स में विश्वास बढ़ रहा है। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।